नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 4 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूएस इंडिया ट्रेड डील से संबंधित। यूएस इंडिया ट्रेड डील अनाउंस हुई भी है, नहीं भी हुई है, क्या अभी स्टेटस है, सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे क्या एमपी लेड स्कीम को बंद कर देना चाहिए जैसे कि मांगे उठ रही हैं। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, बेसिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया यूएस ट्रेड डील से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में ना यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सोशल मीडिया पे ये अनाउंस किया कि वो इंडिया से इंपोर्ट पर जो टैरिफ है ना वो 50% से घटा के 18% कर देंगे। ये देखो इंडिया के लिए मैसिव रिलीफ है, क्योंकि 50% टैरिफ अगर इंडिया सामान भेजता है यूएसए में तो बहुत ज़्यादा था। 18% तो फिर भी मैनेजेबल है। यूजली देखो ऐसे बड़े जो डील्स है ना वो तो देखो ऑफिशियल चैनल से आते हैं, लेकिन देखो ट्रंप ने ना इसे सोशल मीडिया पे अनाउंस किया। तो ये क्या है? ये आप बोलो कि ट्रंप स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है। ट्रंप ऐसे ही डिप्लोमेसी करते हैं। वो मतलब क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जल्दी से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सबसे पहले देना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये चीज नहीं है। बाद में देखो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा होने वाला है, लेकिन डिटेल्स आनी अभी भी बाकी है कि क्या कुछ ऑफर किया गया है यूएस को। समझ गए? देखो डिप्लोमेसी में ना एक चीज याद रखना, जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सोशल मीडिया पर अनाउंस करना, तो इससे पता लगता है कि डिप्लोमेसी में चीजें कितनी पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गई हैं। मतलब समझ गए? लीडर्स के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, उससे चीजें निकल के आती हैं कि ट्रंप वेट भी नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल एग्रीमेंट का, तुरंत के तुरंत सोशल मीडिया पर बता दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इंडिया के लिए टैरिफ तो कम हुए। ट्रंप ने यह बोला कि इमीडिएटली हम टैरिफ 18% कर देंगे, और गोयल ने यह बोला कि डिटेल्स जो हैं अभी जल्दी आएंगी, आपसे शेयर की जाएंगी। तो गैप है यहां पे। वैसे पता लगे डील फाइनल हुई नहीं है और ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिया। ऐसा ना हो जाए भाई, बेइज्जती हो जाएगी। तो क्वेश्चन राइटर कहते हैं, क्वेश्चन ये भी उठता है क्या ये सिर्फ टैरिफ कम करने की डील है या फिर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन होने वाला है, या फिर कोई ये मिनी डील है। अभी मतलब डिटेल्स है ही नहीं ना, क्या हुआ है। क्या वैसे ही ट्रंप मान गए, मतलब कुछ ऐसा ऑफर किया गया है जिससे वो खुश हो गए, या फिर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, या फिर अभी कोई छोटी मोटी डील साइन होने वाली है, क्या होने वाला है। समझ गए? मिनी डील का मतलब यह भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पे टैरिफ 18% कम किए हों, बाकियों पे क्या पता 50% हो। जब तक देखो फाइनल डिटेल नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना देयर इज नो फ्री लंच। मतलब फ्री कुछ नहीं है। अगर देखो यूएसए ने टैरिफ कम किए हैं तो बदले में ये मान के चलिए इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके लिए किया होगा। तो आर्टिकल तो ये कहता है कि देखो हमने ना अपने सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को तो ये तो प्रोटेक्ट किया है। ये मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यूएस के लिए हमने अपने सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को नहीं ओपन किया है। मतलब यूएस का सस्ता दूध, सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में फ्लड नहीं होंगे। लेकिन यहां पे जियोपॉलिटिकल एंगल ये है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एग्री कर लिया है कि वो अब रशिया का जो तेल है वो खरीदना बंद कर देंगे। तो ये देखो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसके इंप्लीकेशंस भी हैं। देखो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद में ना रशिया ने इंडिया को सस्ता तेल देना स्टार्ट किया था। हमने खूब रशिया का तेल खरीदा और इसकी सहायता से ना हमारा ऑयल खरीदने का जो बिल था ना, इंपोर्ट बिल, वो भी कम हुआ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी कंट्रोल में है। ऑलमोस्ट आज के समय में हमारा 1/3 जो ऑयल है ना वो रशिया से आ रहा है। लेकिन अगर देखो हमने रशिया से तेल परचेज करना बंद किया जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो हमें देखो महंगे अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। महंगे अल्टरनेटिव्स जैसे हमें सऊदी अरेबिया से तेल परचेज करना पड़ेगा या फिर इराक से तेल परचेज करना पड़ेगा।
तो महंगा तेल हमारे देश में आएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर सब कुछ बढ़ेगा, मतलब महंगाई ज्यादा आएगी। और यार इससे भी बड़ी बात, रशिया हमारा ना ऑल वेदर फ्रेंड है। रशिया हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है, सुखोई जेट दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, जो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना काम आया। इन सब चीजों के लिए हम रशिया के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर हमने उनका तेल रोका तो रशिया नाराज हो सकता है। इवन चाइना और पाकिस्तान के साथ में रशिया की जो दोस्ती है वो बढ़ सकती है। चाइना के साथ तो ऑलरेडी इतनी गहरी है, पाकिस्तान के साथ भी बढ़ सकती है। मान लो रशिया ने पाकिस्तान को भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? यूएस तो हमारी कुछ खास मदद कर नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहां की यूएस ने ज्यादा मदद, बल्कि यूएस के जो फाइटर जेट है वही तो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे। यूएस ने अपने फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रखे हैं। और आर्टिकल ये बोलता है कि हम देखो वेनेजुला से तेल ले सकते हैं, लेकिन वेनेजुला का तेल है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्रूड हैवी होता है, मतलब उसको रिफाइन करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी चाहिए और कॉस्ट भी ज्यादा चाहिए। तो आर्टिकल में एक बात बोली जाती है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा कर लिया है ना कि हाँ हम रशिया से तेल नहीं परचेज करेंगे, तो इतना बड़ा डिसीजन तो देखो पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था। यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं हो सकता, सरकार का डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो एक प्रकार से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है। हम तो यूएस की तरफ अलाइन कर रहे हैं। अगर हमने ये डिसीजन लिया है कि हाँ हम रशिया से तेल नहीं परचेज करेंगे, तो इसका मतलब तो हम यूएसए की तरफ अलाइन हो रहे हैं, और हम हमारी जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो छोड़ रहे हैं, हम यूएसए के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। समझे? तो ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। अब एक बार फिर से इकोनॉमी पर आते हैं। 18% अगर टैरिफ हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? फायदा भाई साहब बहुत होगा। देखो, सोच के देखो, तमिलनाडु के तिरुपुर में क्या बनते हैं? कपड़े। कानपुर में लेदर के शूज बनते हैं। अब 50% टैरिफ की वजह से ना इनका माल जा ही नहीं पा रहा था यूएसए में, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ना, जैसे टेक्सटाइल है, अपैरल सेक्टर है, फुटवियर है, लेदर है, इन इंडस्ट्रीज में ना सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, और इन्हीं सेक्टर्स की कमर सबसे ज्यादा तोड़ी थी 50% टैरिफ ने। 18% टैरिफ होंगे तो ये सेक्टर्स मरेंगे नहीं। आप स्टॉक मार्केट का देख लीजिए क्या हाल हुआ। जैसे ये यूएस के साथ डील अनाउंस हुई, मार्केट जो था 3% बढ़ गया, स्टॉक मार्केट 3% ऊपर चला गया, इस खुशी में कि हाँ यूएस के साथ अब डील साइन हो गई। इवन अब ऑटो पार्ट्स, मशीन वगैरह ये भी हम यूएस में सस्ते भेज सकते हैं। तो कुल मिला के देखो फायदा तो काफी सारे सेक्टर्स को होगा, लेकिन एक चैलेंज और भी है। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज है ना, उनको ना यूएस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है। उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है कुछ डील्स के तहत। सोच के देखो, इंडिया सामान भेजेगा तो टैक्स लगेगा 18%, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर्स वियतनाम बांग्लादेश सामान भेजेंगे तो शायद 0 टैक्स लगेगा या फिर कम टैक्स लगेगा। तो फिर इंडिया के लिए तो खराब चीज है ना अभी भी। तो इंडिया को इस चीज पे भी यूएस के साथ में नेगोशिएट करना पड़ेगा। फिर राइटर बोलते हैं, वैसे देखो इस साल के बजट में ना सरकार ने इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की है जो इस गैप को भरने की कोशिश करेंगे। और अभी अभी आपने देखा होगा, हमने ना यूरोपियन यूनियन से संबंधित जो ट्रेड डील साइन हुई थी वो वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया था। तो अभी हालांकि वो यूरोपियन पार्लियामेंट के सभी देशों ने रेटिफाई नहीं किया है। तो अगर देखो इंडिया के लिए यूएस और यूरोप दोनों की मार्केट खुल गई ना, तो फिर देखो इंडिया ना फिर मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, मेक इन इंडिया को सफल बना सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एमपी लाइट स्कीम के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो फाउंडेशन क्लियर करता हूं आपकी। जो एमपी लाइट स्कीम है वो क्या है, कब लॉन्च की गई थी? ये स्कीम देखो दिसंबर 1993 में लॉन्च की गई थी। शुरू में एमपी लाइट स्कीम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास थी, लेकिन आज के समय में ये जो स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। तो यहां पे प्री का क्वेश्चन बनता है कि एमपी लाइट स्कीम जो है अभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है।
एमपी लाइट स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इस स्कीम में क्या है, हर एमपी को ना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर साल खर्च करने के लिए। नेचर समझो, 5 करोड़ रुपए जो हर साल मिलते हैं ना, पहली तो चीज वो नॉन लैप्सेबल है। मतलब क्या है, अगर इस साल मान लो कोई एमपी है पप्पू यादव, अगर इस साल उस एमपी ने 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए तो ऐसा नहीं कि वो 5 करोड़ रुपए वापस चले जाएंगे, नहीं, वो अगले साल के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। जैसे इस साल 0 करोड़ रुपए खर्च किए, कोई बात नहीं, ये 5 जो बच गए ना इस बार खर्च नहीं किए, तो अगले साल के 5 में ऐड हो जाएंगे, यानी 10 हो जाएंगे। अगले साल भी कुछ रुपए खर्च नहीं किए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के 5 के साथ पिछले 10 ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। समझ गए? और एमपी क्या करता है, एमपी ना इस एमपी लाइट स्कीम में सिर्फ रिकमेंडेशंस देता है। एमपी खुद पैसा खर्च नहीं कर सकता, एमपी रिकमेंडेशन देता है डीएम को। आप लोग डीएम बनोगे, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी बोलेगा, मतलब जहां पे आपकी पोस्टिंग है कि भैया ये प्रोजेक्ट मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट आप करोगे और एमपी की सिर्फ रिकमेंडेशन होगी। समझ गए? तो ये एक प्रकार से ना डेवलपमेंट की पॉकेट मनी की तरह है, आप कह सकते हो। एमपी बताता है कि कहां पे पैसा लगाना है, लेकिन चेक पे साइन आप लोग करोगे जब आप डीएम बनोगे। तो अब आते हैं करंट न्यूज पे। विवाद क्या है? देखो, विवाद ये है, बीजेपी ने ना राजस्थान के 3 कांग्रेस एमपीज के ऊपर ना एक आरोप लगाया है। एमपीज के नाम क्या है? ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राहुल कासवा और संजना जाटव। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए स्कीम का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आरोप यह लगाया है कि इन्होंने ना अपने राजस्थान की कंस्टिट्यूएंसीज का जो पैसा है वो हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया। समझ गए? आरोप क्या है, एमपी हैं ये राजस्थान से, राजस्थान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन पैसा खर्च कर दिया किसी और राज्य में, इस केस में हरियाणा में। समझ गए? टोटल करीब 1.2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए राजस्थान के एमपीज ने हरियाणा के कैथल में खर्च कर दिए। तो सवाल ये उठा कि भाई आप राजस्थान के एमपी हो, हरियाणा में पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो क्रिटिक्स तो देखो ये बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार से ना पॉलिटिकल फंडिंग है, क्योंकि कैथल कंस्टिट्यूएंसी हरियाणा में किसकी है? रणदीप सुरजेवाला की है, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मतलब समझ गए, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अभी उनके जो बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये पैसा कहा जा रहा है डेवलपमेंट में नहीं लग रहा, बल्कि पॉलिटिक्स के लिए यूज हो रहा है। समझ गए? तो अब जो एमपीज हैं अपने सीनियर लीडर्स के कहने पे पैसा उनकी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखो, हम टेक्निकल होते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखो, कांग्रेस के एमपीज ने यह बोला हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने एमपी लेड गाइडलाइंस 2023 का यूज किया है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं, आप ध्यान से सुनना। गाइडलाइंस ये कहती हैं एमपी को जो पैसा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाना होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एमपी ना मैक्सिमम 50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर अपनी कंस्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट के बाहर खर्च कर सकता है। कंडीशन, वो काम एलिजिबल पब्लिक वर्क होना चाहिए। समझ गए? मतलब कांग्रेस के एमपीज का कहना है एमपी लेड गाइडलाइंस 2023 का हमने यूज किया है कि पर साल मैक्सिमम 50 लाख रुपए अपनी कंस्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट के बाहर खर्च कर सकते हैं। तो हमने किया, 50 लाख लिमिट थी, हमने उसको पार नहीं किया, लेकिन एक साल में 50 लाख तक का पैसा हमने अपनी कंस्टिट्यूएंसी या फिर स्टेट के बाहर यूज किया। तो इसमें क्या गलत है? हमने गाइडलाइंस के हिसाब से सब कुछ किया है और जो काम हुआ है वो भी एलिजिबल पब्लिक वर्क है। तो इसका मतलब देखो ये है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो एमपी गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बात सच है। अब आप एक और स्पेशल केस देखिए। देखो, जब कोई सीवियर नेचुरल कैलेमिटी आती है ना, मतलब भयंकर कोई आपदा आ गई, तो एमपी ना 1 करोड़ रुपए तक वहां पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे
केरला में फ्लड्स आ गई या फिर उड़ीसा में साइक्लोन्स आ गए, तो उस वक्त कई एमपीज ने 1 करोड़ तक का पैसा वहां पर दिया, जो उस स्टेट के नहीं थे, दूसरे स्टेट के थे, फिर भी उन्होंने दिया। ये स्पेशल केस है। तो ये प्री में पूछा जा सकता है। प्री में मान लो ये पूछा जा सके कि किसी स्टेट का एमपी है, क्या वो दूसरे स्टेट में पैसा खर्च कर सकता है एमपी लाइट स्कीम से? अब आपको पता लग गया 50 लाख तक पर ईयर कर सकता है। अब थोड़ा हम और डेप्थ में चलते हैं। लोग कहते हैं कि देखो इस एमपी लाइट स्कीम में ना फंड का जो यूटिलाइजेशन है बहुत बेकार ढंग से है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, और वैसे भी ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट करवाना ये एग्जीक्यूटिव का काम है और एमपी का काम है कानून बनाना। लेकिन एमपी यहां पे डेवलपमेंट करवा रहा है, तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन हो गया ना। लेकिन देखो जो एमपी लाइट स्कीम के समर्थक है ना, वो कहते हैं कि इस स्कीम को ना चालू रखना चाहिए, क्योंकि ना स्कीम की वजह से लोकल जो जरूरतें हैं उनका पता लगता है कि सड़क छोटी है, स्कूल की छत टूट रही है, कम्युनिटी हॉल बनवाना है, तो ये सब ना एमपी लाइट स्कीम से ना जल्दी जल्दी बन जाते हैं। लेकिन हम डेटा के आधार पर एनालिसिस करें, आप करंट सिनेरियो देखिए 18वीं लोकसभा का। 18वीं लोकसभा में ना अभी तक 5,486 करोड़ एलोकेट हुए हैं एमपी लाइट स्कीम में। उसमें से खर्च कितने हुए हैं? सिर्फ 1453। काम चल रहा है, अभी तो देखो शुरुआत है। लेकिन आप पास्ट परफॉर्मेंस देखो, जैसे 17वीं लोकसभा का डेटा आप देख लीजिए, जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में थी। अब इस लोकसभा में ना जितने पैसे एमपी लाइट स्कीम में एलोकेट किए गए उसका 75% यूज हुआ। रीजन क्या था, पूरे क्यों नहीं यूज हुए? क्योंकि देखो कोविड-19 की महामारी आ गई थी, इस वजह से फंड्स फ्रीज हो गए थे। 2 साल फंड बिल्कुल फ्रीज रहे, इसलिए थोड़ा बैकलॉग हो गया। अब 16th लोकसभा की बात कर लेते हैं। 16th लोकसभा में तो देखो सिर्फ नहीं है, अनयूज्ड है। 16th लोकसभा में ना 8.7% जो फंड्स थे वो अनयूज्ड रहे, और 15th लोकसभा में 3.4% जो फंड्स हैं वो अनयूज्ड रहे। तो यूज तो आप निकाल सकते हो ना, ऑलमोस्ट 96-97% तो यूज हो गए, 3.47% अनयूज्ड रहे। और 14th लोकसभा में सिर्फ 1% के आसपास फंड्स अनयूज्ड रहे। तो डेटा तो ये बोल रहा है राइटर के अनुसार, फंड वेस्ट नहीं हो रहे हैं, फंड यूज हो रहे हैं। लो यूटिलाइजेशन का रीजन बता के इस स्कीम को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंड यूज हो रहे हैं, डेटा ये कहता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो आप केस स्टडी में दे सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एमपी है संत बलबीर सिंह सेचेवाल, राज्यसभा के एमपी है पंजाब से। इन्होंने देखो 14.72 करोड़ में से ना 9.34 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनका जो यूटिलाइजेशन रहा वो रहा ऑलमोस्ट 63%। लेकिन एक चीज देखो, फोकस इनका रहा गांव में पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करना। तो लेसन ये है, बेशक पैसे इन्होंने कम यूज किए, लेकिन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए इन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया, जिससे गांव में ना पानी की जो कमी थी ना वो कुछ हद तक एड्रेस हुई। फिर नेक्स्ट एमपी है इकरा चौधरी। इकरा चौधरी इन्होंने देखो ट्रांसपेरेंसी की ना एक मिसाल कायम की। कैसे? इन्होंने अपने एमपीलैड प्रोफाइल को ना पूरी तरह से अपडेटेड रखा। मतलब जो जो काम इन्होंने करवाया ना, हर काम के इन्होंने सबूत दिए कि देखो भाई मैंने ये काम करवाया है, ये जियो टैग्ड इमेज है जो मैंने काम करवाया है, उसकी आप इमेज भी देख सकते हो, कोई भी सिटीजन चेक कर सकता है सड़क बनी है या फिर नहीं बनी है। तो इकरा चौधरी ने ना एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। फिर 17वीं लोकसभा में तेजस्वी सूर्य, इन्होंने 19 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए और इन्होंने फोकस किया एजुकेशन पे और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो लेसन ये निकलता है कि देखो एमपी लाइट स्कीम की सहायता से ना अर्बन डेवलपमेंट में भी बढ़िया सहयोग मिलता है। फिर अभिषेक बनर्जी का एग्जाम्पल है, वेस्ट बंगाल के टीएमसी के एमपी हैं। इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए एमपी लाइट स्कीम से। इन्होंने टोटल 173 जो काम है वो कंप्लीट करवाए।
तो इन्होंने एफिशिएंसी की मिसाल कायम की। तो कुल मिला के देखो, आर्टिकल का जो निचोड़ निकलता है ना, वो यही निकलता है, स्कीम को बंद करने का कोई केस नहीं है, पैसा कम करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप ना एमपीज को ना सिखाओ, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो कि भाई एमपी लेड स्कीम का जो पैसा है अच्छे ढंग से कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। उनको कंसल्टेंट्स की मदद लेना सिखाओ कि आपको नहीं आता है तो कंसल्टेंट्स की मदद लो। और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे देखो, इकरा चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी की मिसाल कायम की, बाकी एमपीज भी ऐसा कर सकते हैं, फिर लोगों का विश्वास होगा कि हाँ करप्शन नहीं हो रहा है। और ऑडिट होना चाहिए, सोशल ऑडिट, उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग ही ऑडिट करें कि भाई हाँ 5 करोड़ रुपए कहां कहां खर्च हुए, कैसे कैसे खर्च हुए। और देखो, एक चीज ये भी बोलते हैं राइटर कि देखो, ये एमपी लेड जो स्कीम है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये जो हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का टूल भी है। जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करवाते हैं ना, तो उनके री इलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, और लोकल जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती हैं। तो इससे डेमोक्रेसी जो है मजबूत होती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी, आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड यूज किया गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस साल के बजट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी जो वर्ड है पहली बार उन्होंने यूज किया, नहीं। इसे ना सबसे पहले 2013 में यूज किया गया था एक वेस्टर्न ऑथर के द्वारा। उनकी बुक थी ऑरेंज इकोनॉमी एन इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। तब से यह आइडिया काफी ज्यादा सुर्खियों में है, हमारे देश में अभी यूज किया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे मतलब क्या है ऑरेंज इकोनॉमी का, और नाम ऑरेंज इकोनॉमी ही क्यों है। देखो, सिंपल भाषा में ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी, आपने एक आइडिया, आपके पास में एक आइडिया है, उस आइडिया पे बुक लिखी जाती है, मूवी बनती है, और उस आइडिया का आपके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो वो बेच के आप पैसा कमा सकते हो। यही ऑरेंज इकोनॉमी है। सार यही है कि आपके पास एक आइडिया है, आप उस आइडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदलो और उस आईपी से आप पैसा कमाओ, बस यही है ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो टैलेंट पे आधारित है, वो कल्चरल हेरिटेज पे आधारित है। क्या क्या आता है इसमें? इसमें ये सब आ जाता है, जैसे AVGC सेक्टर आ जाता है, समझ गए? जैसे आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, थिएटर, म्यूजिक, ऑडियो विजुअल, मूवी, टीवी, रेडियो, डिजिटल सर्विसेज जैसे वीडियो गेम्स, एनिमेशन, और इवन हेरिटेज भी आ जाता है जैसे टूरिज्म, म्यूजियम, ये सब चीज। मतलब अगर आप एक गाना बनाते हो तो वो ऑरेंज इकोनॉमी है, आप वीडियो गेम बनाते हो तो वो भी वो ऑरेंज इकोनॉमी है। और मान लो कि ऑरेंज इकोनॉमी नाम क्यों? क्योंकि देखो, वेस्टर्न ऑथर ने ये नाम दिया। वेस्टर्न कल्चर में ना ऑरेंज जो है वो क्रिएटिविटी का सिंबल है। हमारे देश में तो भगवा कलर किसका सिंबल है आपको पता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये क्रिएटिविटी का सिंबल है, समझ गए? तो बजट 2026 में इसका जिक्र हुआ। वित्त मंत्री ने ये बोला कि ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, इसको सपोर्ट करेगी सरकार, और 15,000 सेकेंडरी स्कूल में ना AVGC कंटेंट के लिए ना क्रिएटर लैब्स बनेंगी। इसके अलावा 500 कॉलेजेस में भी ये AVGC लैब बनेंगी, समझ गए? AVGC का मतलब समझ गए ना, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। कहीं आप कंफ्यूज हो, AVGC का मतलब क्या है? AVGC का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। सरकार ना हैवी फंडिंग देगी इस सेक्टर को, ताकि इंडिया ना पूरा हब बने क्रिएटिव कंटेंट्स का। जैसे हमारा छोटा भीम है, वो वर्ल्ड फेमस हो, बच्चों के लिए आता है ना छोटा भीम। अब आपको केस स्टडी देता हूं। देखो, साउथ कोरिया में जो उनका K-पॉप है, K-बैंड है, K-ड्रामा है, कितने फेमस हो गए यार। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे साउथ कोरिया का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और इससे उनकी जो सॉफ्ट पावर है कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वहां जॉब्स तो जनरेट हुई हैं, GDP भी बढ़ी है, सॉफ्ट पावर भी बढ़ गई है। हमारे पास में बॉलीवुड है, आयुर्वेद है, योगा है। हम इनको बढ़िया ढंग से ब्रांडिंग कर सकते हैं और बेच सकते हैं, और इसी चीज के लिए सरकार जो है वो पैसा देगी, समझ गए? जैसे आप
जेके रोलिंग की केस स्टडी देखिए। जेके रोलिंग जो है, जेके रोलिंग ना, उनके पास एक आइडिया था हैरी पॉटर से संबंधित। उस आइडिया की सहायता से उन्होंने पहले बुक लिखी, उस पर मूवी बनी, आज भी वो उससे पैसा कमा रही हैं। फिर हैरी पॉटर से संबंधित मर्चेंडाइज भी मार्केट में आती है जिसे छोटे छोटे बच्चे लेते हैं। तो एक आइडिया ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी, सोच के देखो। थीम पार्क्स भी बने हुए हैं। तो क्रिएटिव इकोनॉमी पे फोकस करने से ना जॉब्स जनरेट होती हैं, क्योंकि ना रोबोट्स क्रिएटिव काम नहीं कर सकता, क्रिएटिव काम ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। और जब कोई देश आपके देश की मूवीज पसंद करता है ना, वो ना सिर्फ मूवी पसंद करता है, वो आपको भी पसंद करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में फायदा होता है जब हमारे क्रिएटर्स के प्रोडक्ट्स दुनिया पसंद करती हैं। और देखो एक चीज आपको बताता हूं, जब रिसेशन आता है ना, जैसे 2008 में रिसेशन आ गया, तो लोग एंटरटेनमेंट देखना बंद नहीं करते, लोग आर्ट को पसंद करना बंद नहीं करते। तो रिसेशन में भी ये जो इकोनॉमी है वो बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑरेंज इकोनॉमी के। जैसे पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज ऑरेंज इकोनॉमी का ये है कि ना वैल्यूएशन की दिक्कत है। आपने एक गाना बनाया, आपने एक पेंटिंग बनाई, तो वैल्यूएशन कितनी होगी, कौन डिसाइड करेगा? दूसरा, बैंक कभी ना आइडिया पे लोन नहीं देते, आइडिया अधूरा होता है, बैंक आइडिया पे कभी लोन नहीं देते। और इसीलिए देखो बजट ने ना एक इंपॉर्टेंट पिलर माना है ऑरेंज इकोनॉमी को, और इस पे काफी फोकस किया है इसको आगे ले जाने के लिए। तो ये बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए ऑरेंज इकोनॉमी के। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।